अब हम चलते हैं रियल गैस की तरफ। अब चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, मोइना की तरफ आ गया रियल गैस। देखो बेटा, रियल गैस और आइडियल गैस में फर्क क्या होता है। पहले आप आइडियल गैस के अजम्पशन देखो जो कि रियल गैस में नहीं होते। आइडियल गैस में आपने मान के चला था कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता। आइडियल गैस में क्या मान के चले थे, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल, बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता। आइडियल गैस में आप क्या मान के चलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको दो चीजों में करेक्शन करनी पड़ती है। अगर आपको आइडियल गैस से रियल गैस की तरफ जाना है तो आपको पहले वॉल्यूम करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने वॉल्यूम गलत लिया, क्योंकि आपने अज्यूम किया था। दूसरी आपको चीज लेनी पड़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काउंट करना पड़ता है, क्योंकि आपने यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी गलत लिया था। तो यहां पर आपको दो चीजें सही करनी पड़ती है, दो चीजें। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स किससे रिलेटेड होता है, प्रेशर से। तो अब जब आप आइडियल गैस से रियल गैस की तरफ जाते हो तो आप एक तो वॉल्यूम चेंज करते हो जिसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। दूसरा आप क्या चेंज करते हो, वॉल्यूम के अलावा प्रेशर, जिसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर। तो दो चीजें आप चेंज करते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको समझाता हूं, पर पहले उससे पहले आप एक थोड़ा सा ग्राफ देख लो। आइडियल गैस के लिए आपको मैंने कहा था कि आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता। रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। उसका ग्राफ आपने बचपन से देखा होगा, जरा आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लो। ये ग्राफ सबने देखा होगा, ये एक्चुअली लाइन बीच में है। ये ग्राफ आपकी बुक्स में बना होता है, फिजिक्स की किताबों में बाय द वे। और इसका मतलब समझाता हूं कैसे आता है। देखो, जब दो चीजें दूर दूर होती है ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब मैं इसको थोड़ा सा अलग फीलिंग से जोड़ता हूं। देखो, अगर कोई लड़का दूर से किसी लड़की को देख रहा है तो उसको अट्रैक्शन फील होगा, काश काश मैं क्या कर सकूं, उस लड़की से बात कर सकूं, है ना, काश मैं उसको फ्रेंड बना सकूं। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब दूर दूर से अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों पास आते हैं पता लगता है अरे वो तो ब्रश नहीं करती, अरे उसमें से बदबू आता है, वो तो परफ्यूम नहीं लगाता। दे हीट ईच अदर। तो बेसिकली जब दो गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब पास आ जाते हैं दे हेट ईच अदर। आया समझ में। तो दूर होंगे तो पास आते हैं, बट पास आ जाते हैं तो वो दूर भागते हैं। तो यही कहानी है, ग्राफ भी ऐसी बनाया गया है। मतलब समझो, जब दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। लेकिन जब आप उन्हें पास लेके आ जाओगे, ये देखो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, लेकिन आप हद से ज्यादा पास लाओगे और पता लगेगा भैया तुझमें तो ये बीमारी है, तू तो सोते टाइम खराटे मारता है, समझ में आ रहा है, तू तो ये करता है तो वो करता है। तो फिर दे हीट ईच अदर। व्हेन दे हीट ईच अदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने लगता है। तो समझो, जब मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन जब दो चीजें पास आ जाती हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। तो जरा समझो, जब वो दूर दूर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और ये मिनिमम एनर्जी है, लेकिन जब पास आने लगते हैं, हद से ज्यादा पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है और वो पॉजिटिव चली जाती है। मतलब यहां पर रियल गैस और आइडियल गैस में फर्क है। रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, जबकि आइडियल गैस में तो जीरो ही होती है। अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यहां पर ये सारी चीजों को, रियल गैस और आइडियल गैस को आप किससे कंपैरिजन कर सकते हो, आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से कंपैरिजन कर सकते हो। रियल गैस को आप स्टडी कर सकते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, दैट इज द एबिलिटी टू यस कंप्रेस अ गैस। किसी भी गैस को कितनी प्रेशर लगाने के बाद कितना वो कंप्रेस हो सकती है, उसी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करना है, जेड को, तो वो कैसे डिफाइन करते हो, रियल वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई आइडियल वॉल्यूम ऑफ गैस। इस रेशियो को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो, व्हाट यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सबको समझ में आया। अब आप देखो जरा, एट लो प्रेशर कंडीशन, अगर प्रेशर की कंडीशन बहुत लो है, मतलब कोई प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर। मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वो बेसिकली क्या हुआ, वो रियल गैस कैसी है, वो आइडियल गैस की जैसी होगी, क्योंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, प्रेशर होता ही नहीं है। तो जब लो प्रेशर की कहानी आएगी तो रियल गैस आइडियल गैस की जैसी होगी, उसके वॉल्यूम सेम होंगे, तब Z की वैल्यू कितनी होगी, 1। जरा समझो, एट लो प्रेशर पे Z की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि वहां पर आइडियल गैस रियल गैस की जैसी होती है। रियल गैस बेसिकली आइडियल गैस की जैसे बिहेव करती है। अगर कोई मुझे पूछे कि Z का वैल्यू एक्चुअली लिखते कैसे, तो Z का वैल्यू लिखा जाता है PV अपॉन NRT। इसके रेशियो को ही Z कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यही होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
बेटा पूरा चैप्टर खत्म करना है, लोगों को तो महीना लग जाता है, यहाँ कहता है कोई 2 घंटे हो गए पढ़ते। बेटा 2 घंटे एक चैप्टर को कम ही दे रहे हो, लोग कम से कम 10 लेक्चर लगते हैं इसको पढ़ाने में, अभी तो खत्म होने वाला है। अब आते हैं यहां पर, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया लो से मॉडरेट प्रेशर पर, आप लोगों को यहां पर समझ में आने लगेगा कि जो पर मोल वॉल्यूम होता है आइडियल गैस का, वो रियल गैस से बेसिकली ज्यादा होता है। अब इसको ध्यान से समझना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट ठीक है, आप लोगों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी हो गई हैं। अगर यहां पर हम लोग वेरिएशन बनाए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, पहले ये ग्राफ देख लो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। होता कुछ यूं है कि यहां पर ग्राफ आप बना रहे हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z और किसके बीच में बना रहे हो, प्रेशर के बीच में। मजे की बात यह कि एक्सपेरिमेंटली पता लगा गया है कि हाइड्रोजन का ग्राफ Z इज ग्रेटर देन 1 पर आता है। मतलब हाइड्रोजन का जो ग्राफ होगा बेसिकली Z वर्सेस प्रेशर में, हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ दिखेगी। हीलियम का ग्राफ तो और भी ऊपर आता है, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन ऐसी गैसेज है जिनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज को कंप्रेस करना, लिक्विफाई करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी गैसेज है, ऐसा देखा गया है कि बाकी गैसेज का Z वर्सेस P ग्राफ कैसा आता है, ऐसे। जैसे यहां पर देखो, यहां पर मीथेन गैस का ग्राफ, ये ना बेसिकली लाइन यहां बीच में से जा रही है, आप ऐसे कंपैरिजन कर लेना। मीथेन का गैस का ग्राफ यूं जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटली आप इसको नोट डाउन कर लेना। ऑक्सीजन गैस का ग्राफ और ऊपर, नाइट्रोजन का और ऊपर। आपको अमोनिया का ग्राफ मिलेगा और नीचे। अमोनिया के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो मतलब जरा समझो, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाना चाहूं तो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ आपको ऐसे मिले हैं। कई ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन में आए हैं, जो कि Z से हमेशा, Z की जो Z=1 वाली लाइन है उससे हमेशा ऊपर की तरफ है। कई ग्राफ आपके ऐसे स्टीपी हुए हैं, कर्वी। कर्वी ग्राफ किस में आते हैं, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जहां पर पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आया सबको समझ में? कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि बेटा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उनमें यहां पर नीचे की तरफ ग्राफ ज्यादा होता है। इस चीज को समझ लो, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ग्राफ उतना ही नीचे होगा, स्टिपीनेस उसमें उतनी ज्यादा होगी, नीचे की तरफ उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? ये कंक्लूजन है। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूं। लोअर इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना कम रखोगे काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी। जितना कम टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी उतनी कम, उतनी गैस को आप आसानी से लिक्विफाई कर पाओगे, और उसके लिए Z का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। मतलब आप ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, आपके अमोनिया का ग्राफ ये, और आप देखो अमोनिया एक भारी गैस होती है, उसमें आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिख जाएंगे। तो ये अमोनिया ग्राफ क्या दिखाता है कि इसमें Z का वैल्यू लेस देन 1 है, क्योंकि ये Z=1 की पॉइंट है। नीचे जा रहे हो तो Z लेस देन 1, ऊपर जा रहे हो तो Z ग्रेटर देन 1। तो आप हाइड्रोजन और अमोनिया के गैस के बीच में डिफरेंस चेक कर लो। हाइड्रोजन की ग्राफ एकदम सीधी जा रही है, जबकि अमोनिया की ग्राफ ऐसे स्टिपीनेस होके जाके एक खाई में जा रही है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनके ग्राफ लेस देन Z में जा रहे हैं, Z=1 में जा रहे हैं। आया समझ में? और मजे की बात देखो, यहां पर देखो, देयर एग्जिस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर फॉर एवरी गैस वेयर इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। हर एक गैस आइडियल गैस की जैसा बिहेव कर सकती है, हर एक गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर सकती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर आप उतना टेम्परेचर कर दो तो, और वो टेम्परेचर कहलाता है बोयल्स टेम्परेचर। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, प्लीज लिखो। बोयल्स टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस आइडियल गैस की जैसा ही बिहेव करती है। व्हाट डू मीन बाय बोयल्स टेम्परेचर? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर हमेशा कोई भी गैस आइडियल गैस की जैसा ही बिहेव करती है, दैट इज कॉल्ड बोयल्स टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। और आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू कितना होता है? याद रखना, आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू हमेशा 1 होता है। समझ में आ गया? ये याद रखोगे, वहां पर P भी हमेशा कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया? इसको बोयल्स लॉ भी कह सकते हो। अब अपन चलते हैं वेन डर वाल्स इक्वेशन की तरफ। मैंने आपसे कहा था वेन डर वाल्स इक्वेशन को हम लोग रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल गैस इक्वेशन। अब यहां पर दो फैक्टर काउंट होता है। पहला तो होता है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, दूसरा होता है प्रेशर करेक्शन फैक्टर। मैं दोनों को एक साथ समझाता हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको डिटेल में नहीं, शॉर्ट में निपटाता हूं।
आप जरा समझो, पहले हम मान के चल रहे थे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो रियल गैस होती है उसका वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम अच्छा खासा होता है, इसलिए आपको ये वॉल्यूम घटाना होता है। आपके पास गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम जो होता है बेसिकली वो एक्चुअली रियल वॉल्यूम से कम होता है। जो आपने वॉल्यूम पहले अज्यूम किया था कंटेनर के वॉल्यूम से कम होता है, आप कंटेनर का वॉल्यूम लेके चल रहे थे, उसमें आप क्या करोगे, यहां पर गैस का वॉल्यूम यहां से हटाओगे और वो कितना होता है V माइनस NB, इतना हटाना पड़ता है आपको। समझ में आया? इसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। डायरेक्टली समझा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। और ये B की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसकी 4 टाइम्स ली जाती है। अब आप समझो कि यहां पर अगर मैं बोलूं B का मतलब क्या है, तो B का मतलब जरा आप चेक कर लो, दैट इज 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, इसको बोलते हैं B। कोई पूछे कि B का वैल्यू क्या होता है, दैट इज B क्या है, एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है जो उसने घेर के रखा है। और वो कोई भी गैस अपने वॉल्यूम के, एक ड्रॉप के वॉल्यूम के 4/3 पाई आर क्यूब के 4 गुना वॉल्यूम को घेरती, क्योंकि वो अपने पास तो किसी को आने नहीं देती, तो 4 गुना वॉल्यूम और वो घेर के रखती है। आया समझ में? इसको बी बोलते हैं और इसको वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। अब यहां पर देखो, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर को वॉल्यूम से माइनस कर दिया, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये रियल गैस में काउंट होती है। दिस इज काउंटेड इन रियल गैस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह से प्रेशर करेक्शन फैक्टर भी होता है। आप पहले क्या मान के चल रहे थे, पहले मान के चल रहे थे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। आइडियली ये मानते थे, बट रियलिटी नहीं है। रियली दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो वो लिक्विफाई हो पाती है। तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर एक्चुअली जो आप काउंट किए थे उससे ज्यादा होगा। पहला प्रेशर तो ये होगा जब भी कोई मॉलिक्यूल कंटेनर पे टकराता है तो वो प्रेशर, साथ साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला प्रेशर भी तो लोगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला प्रेशर जो है, जिसको प्रेशर इनवर्ट भी कहते हैं, क्योंकि प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगेगा, अंदर की तरफ। देखो एक मॉलिक्यूल टकराने जा रहा है, उसको पीछे से कोई मॉलिक्यूल खींच रहा है, आजा ऐसे करके खींचा है, आजा 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 मत टकराने जा, तो वो प्रेशर भी है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो वो प्रेशर की वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी। अब वो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, n²/v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जरा समझो, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं। वो प्रेशर जो लग रहा है एक्स्ट्रा प्रेशर, वो n²/v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे आया इसके बारे में डिटेल डालने की कुछ खास जरूरत नहीं है, डायरेक्टली समझा रहा हूं। तो वो अब प्रेशर करेक्शन फैक्टर कितना हो गया, an²/v²। तो अब जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप काउंट कर रहे हो वो n²/v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो a लगाओगे, तो p इक्वल टू क्या हो गया, an²/v²। ये फैक्टर है प्रेशर करेक्शन फैक्टर। और अगर आप प्रेशर करेक्शन फैक्टर को काउंट कर लो, यहां पर a क्या है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट कहा जाता है। अगर आप प्रेशर करेक्शन फैक्टर को भी काउंट कर लो तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो ये बन के आएगी। देखो जो प्रेशर लेते हो आप, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखते हो, दैट इज PV इक्वल टू nRT, ऐसे लिखते हो। अब पहले आप P की जगह आप क्या लिखोगे, P प्लस an²/v², प्रेशर करेक्शन फैक्टर 7 लगाओगे, फिर वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर लगाओगे V माइनस NB, वो किसके बराबर होगा, nRT। इसी को बोलते हैं हमारे पास आइडियल गैस नहीं, रियल गैस इक्वेशन। इसको वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो बेटा याद कर लो, काम आएगा, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर आप देखो दो चीजें, इसी को वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कहते हैं। प्लीज आप इसको याद कर लो, पर मोल याद करनी। तो देखो यहां पर याद करने की चीजें क्या है, पहले तो Z की वैल्यू याद करो। Z की वैल्यू क्या होता है, PV/nRT, ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दूसरा आपकी यहां पर वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होती है, वो होती है P प्लस an²/v², और साथ साथ में होता है V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। ये आपकी क्या है यहां पर, ये है आपकी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, या फिर इसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। सबको समझ में आया? अब यहां से आपको Z की वैल्यू निकालनी होती है अलग अलग। अभी काम की बहुत चीजें हैं, यहां से सवाल आपके बनते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली एक और चीज बताता हूं। अगर आपको कोई बोल दे ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, जिसको बोलते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, और यहां पर A और B क्या है, A और B को हम लोग बोलते हैं यहां पर यस रियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जो आपको यूज करना है वहां पे। सबको समझ में आया? अब देखो मजे की बात, कंक्लूजन चेक कर लो। आप किसी भी गैस के लिए याद रखो कि A की वैल्यू हमेशा B की वैल्यू से ज्यादा होती है, कोई भी गैस के लिए। पहली चीज तो आप ये कंक्लूड करो, आप चेक कर लेना, कभी भी A की वैल्यू हमेशा B की वैल्यू से ज्यादा मिलेगी किसी भी गैस के लिए। दूसरी, जिस भी गैस का A का वैल्यू ज्यादा है उसको लिक्विफाई करना आसान होता है, एक्सपेरिमेंटली पता लगा। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, जिस गैस की भी A की वैल्यू ज्यादा होती है उसको लिक्विफाई करना बेहद आसान होता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना। दो चीजें नोट डाउन हो गई,
चलिए तो फाइनल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब देखो यहां पर है ना, मैं कुछ चीजें लगाऊंगा, p प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर है, पूरा करके जाना। अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर यहां पर प्रेशर बहुत लो है, अगर मैं बोलूं कि गैस की प्रेशर बहुत लो है, इसका मतलब वॉल्यूम बहुत हाई होगी। अगर प्रेशर बहुत लो है तो वॉल्यूम बहुत हाई होगी। तो आप जरा चेक करना, बहुत लो प्रेशर पर ये जो टर्म है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, प्रेशर के मुकाबले नेग्लेक्ट कर सकते हो। और ये जो टर्म है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई है तो आप एनबी टर्म को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो बहुत लो प्रेशर पर आपके पास क्या बनेगा, ये टर्म गई, ये टर्म गई, तो क्या बन गया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो बेहद लो प्रेशर पे आप लोग याद रखोगे, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करती है। बेहद लो, बहुत कम प्रेशर है तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगी, क्योंकि वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करेगी। आ गया समझ में। बट मान लो कि बेहद लो नहीं है। अब अपन दूसरे कंडीशन पर चलते हैं। मतलब जरा समझो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस के केस में जेड की वैल्यू हमेशा 1 होती है, नोट डाउन कर लेना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब आपका जो यहां पर प्रेशर है वो मॉडरेट लेवल का है, तो यहां पर दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन कौन सी, मैं मान लेता हूं कि यहां पर कंटेनर का वॉल्यूम, पहली कंडीशन है कि मान लो कंटेनर का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम से ज्यादा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी है। तो आप क्या कर सकते हो, एनबी को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एनबी को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो एनबी गायब हो जाएगा यहां से, तो सिर्फ आरटी के बराबर होगी। अगर मैं इसको खोल दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या निकल के आएगा, पीवी इक्वल्स टू, और साथ में वॉल्यूम अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ए एन स्क्वायर बाई वी, सॉरी पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी इक्वल्स टू आरटी, ये निकल के आएगा। अगर वी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा ना, यस। और अगर मैं पूरी इक्वेशन को, मैं यहां से z का वैल्यू निकालना चाहता हूं, z क्या होता है, पीवी बाई आरटी, अगर n की वैल्यू 1 है तो। अगर मैं पूरी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड कर दूं, आरटी यहां पर भी मैं आरटी से डिवाइड कर दूं, यहां पर भी मैं आरटी से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा, मैं आपको फिर से समझाता हूं, कई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो जरा समझो। आपके पास जब आपने एनबी को नेग्लेक्ट कर दिया तो फाइनल इक्वेशन ये बन के आ रही है, पीवी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, यही बन के आ रही है। अब पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर रहा हूं, पीवी बाई आर टी, यहां पर भी आर टी, यहां पर भी आर टी, यस। एन को गायब करो क्योंकि मैं नंबर ऑफ मोल्स कितने लेके चल रहा हूं, 1, मैं पर मोल के लिए निकाल रहा हूं। पीवी बाई आर टी किसके बराबर होता है, जेड के, प्लस ये एज इट इज पड़ा रहने दो, एन की वैल्यू को गायब करो क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स 1 मान के चल रहे हैं। साथ में क्या आ रहा है, ए बाई विराट, ए बाई वी आर टी विच इज इक्वल टू आर टी से आर टी कैंसिल हो गया तो 1। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ओके। तो फाइनली हम लोग यहां पर है, जरा आप चेक करना, इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू किसके बराबर आ गई, z की वैल्यू आ गई 1 माइनस ए वी आर टी। फॉर 1 मोल z की वैल्यू 1 से कम होती है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कब होता है, जब आप यहां पर एनबी की वैल्यू को नेग्लेक्टेड मानते हो एज कंपेयर टू वी। समझ में आ गया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ये तब आता है। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है मतलब प्रेशर बहुत कम है, मतलब बिल्कुल कम नहीं है पर कम है, इन दैट केस आपको ये काउंट करना है। सबको समझ में आ गया, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये फाइनल इक्वेशन है, z इक्वल्स टू 1 माइनस, ये कब आता है, z की वैल्यू 1 माइनस a बाई वी आर टी, ये इक्वेशन है जिसमें z की वैल्यू आपको लेस देन 1 दिखाई दे रही है। सबको समझ में आ गया, समझ में आया सबको। ये कब लेना है, जब आपके वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एनबी, ये तब आएगा। अब आगे चलो, मान लो कि आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेशर करेक्शन फैक्टर, जो यहां पर कंटेनर के ऊपर जब आप यहां पर वॉल्यूम मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, यहां पर ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, यही बचेगा। आप n इज इक्वल टू 1 ले लें, अगर 1 मोल गैस ले ले तो क्या बनेगा, पीवी माइनस पीबी इज इक्वल टू आरटी। अगर मैं पूरी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड कर दूं, आरटी आरटी आरटी, क्या बनेगा, पीवी बाई आरटी क्या होता है, जेड, जेड माइनस ये क्या बन रहा है, पीवी बाई आरटी इज इक्वल टू 1। तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 प्लस पीवी बाई आरटी। अब जरा समझो, ये आपके पास वैल्यू कब आ रही है, मतलब z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आ रही है, जब आप ये मान के चलते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, मतलब जो कोलिजन से प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा है।
समझ में आ रहा है? प्रेशर बेहद ज्यादा है तब ये Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती। इस तरह से आप इसको काउंट करते हो और ये वैल्यूज आपसे बहुत पूछी जाती है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। लास्ट जो बन के आ रहा है वैल्यू वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा जाता है 1 प्लस पीवी बाई आर टी। तो Z की वैल्यू दो हो सकती है। देखो एक तो होती है Z इज इक्वल टू 1, एक होती है Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए वी आर टी, और एक होती है Z इज इक्वल टू 1 प्लस पीबी बाई आर टी। ये वैल्यू देख लो, एक इक्वल टू 1 है वो आइडियल गैस के लिए होती है, एक लेस देन 1 है वो कब आएगी? जब आपके पास प्रेशर कम हो, प्रेशर इज लेस। समझ में आ रहा? या वॉल्यूम इज हाई, आप इसको बोलो वॉल्यूम इज हाई। ये कब आती है Z इज ग्रेटर देन 1? जब प्रेशर इज हाई और वॉल्यूम इज लेस। आप इसको लिख लो, काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल इक्वेशन की तरफ चल रहे हैं, यहां से आप इनका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। आइडियल गैस के लिए जो ग्राफ बन के आते हैं वो स्ट्रेट एकदम, ये देखो एकदम पैरेलल लाइन होती है, जबकि हीलियम के ग्राफ और हाइड्रोजन के ग्राफ ऊपर आते हैं, जबकि बाकी जो गैसेस ग्राफ है जैसे CO2 का ग्राफ है वो नीचे आएगा, इस तरह से कर्विक ग्राफ आएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नीचे ग्राफ आते हैं CO2 के, अगर मैं ऊपर दिखाऊं बिल्कुल लैंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की ग्राफ दिखाऊं तो ऐसे आएगा, अमोनिया ग्राफ दिखाऊं तो ऐसा आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आ चुके हैं लास्ट पॉइंट पर, बिल्कुल खत्म होने वाला है। लिक्विफिकेशन, लिक्वेशन कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं। किसी भी गैस को लिक्विफाई कैसे करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? अगर आपको लिक्विफाई करना है तो आप प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होने लगेगा। तो देखो यहां पर पहले आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होता रहा, एक वक्त ऐसा आएगा अब पूरी गैस जो है बेसिकली प्रेशराइज हो चुकी है। अब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, अब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो बेसिकली वो गैसियस मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो अब उसके बाद जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर यस वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि अब बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रही है। अब यहां पर इस पोजीशन पे सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी गैस कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं। अब मजे की बात देखो, अगर मैंने यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे आते हैं। ये T1 टेम्परेचर है, ठीक है, जहां पर आप लिक्विफिकेशन कर सकते हो, लिक्विफाई हो गई गैस। लेकिन एक क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। एक हद के बाद जरा देखो, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है जहां पर फिर भी लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आप लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते। फिर आपके पास ग्राफ हमेशा आपको P वर्सेस जो V ग्राफ है वो हमेशा आपको यूं ही मिलेगा। मैं आपको बताया तो ये जो ग्राफ है वो एक आइडियल गैस के लिए ग्राफ होता है जो कि कभी भी लिक्विफाई नहीं होती है, और एक ग्राफ बनाया जाता है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद कोई भी गैस, अगर कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है तो उसको आप लिक्विफाई पूरी दुनिया का जोर लगा लोगे तब भी नहीं कर पाओगे। समझ में आता है? उसी को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। फाइनली मैं आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज बताना चाहता हूं। अब बिल्कुल लैंडिंग पॉइंट पर है, जरा आप नोट कर लो इस पॉइंट को, जिसपे आपकी बिल्कुल क्रिटिकलनेस आ चुकी है, उसके बाद आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उस पॉइंट पे जो वॉल्यूम होता है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, और उस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है उसको क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। अब इनकी वैल्यूज कितनी है जरा आप चेक करो। जरा आप देखो यहां पर क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 3B। प्लीज आप नोट डाउन करो, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 3B। नोट डाउन करो, लास्ट है, खत्म होने वाला है। क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है A/27B²। नोट डाउन करो, ये मत पूछना कहां से आई, कोई मतलब नहीं है, बट ये वैल्यू पूछी जाती है। और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू सबसे ज्यादा पूछी जाती है, TC की वैल्यू होती है 8/27 A/RB। ये क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू है। अब आप जरा सोचो कि आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? RT, है ना? याद है आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? PV/RT, याद है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है PV/RT, यस और नो? अगर मैं प्रेशर यहां पर क्रिटिकल प्रेशर लूं PC, क्रिटिकल वॉल्यूम ले लूं V, और R की वैल्यू और साथ में ले लूं VC, अगर आप यहां पर PC, VC और TC की वैल्यू रख दोगे ना तो क्रिटिकल टाइम पे Z की वैल्यू आएगी 3/8। रख के देख लेना, आपको काम आएगा, रख लो। मैं आपको फिर से समझाता हूं, जिसको नहीं समझ में आई जरा आप ध्यान से समझना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 3B, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है A/27B², क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 8/27 A/RB, और क्रिटिकल यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू होता है PV/RT। यस, तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर PC × VC/R × TC। अब आप वैल्यू रख दो,
पीसी की वैल्यू यहां रखो, वीसी की वैल्यू यहां रखो, टीसी की वैल्यू यहां रखो। जब आप जेड के लिए कैलकुलेट करोगे तो वो 8/3 आएगा। प्लीज आप 8/3 नोट डाउन कर लेना, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको हटा देना, ये काम का नहीं है। तो ये वैल्यू आप नोट डाउन कर लो, दिस इज 8/3। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, मैं इसको स्टार लगा देता हूं ताकि आप लोगों को हमेशा याद रखे। ये सवाल पूछा गया है, जेड की वैल्यू 8/3 होती है इन द केस ऑफ क्रिटिकल। सबको समझ में आया? तो फाइनली भाई साहब इतना बड़ा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। जिसको अभी समझ में आ गया, बस लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं, ये यही है, निकाल स्टेट्स ऑफ मैटर। फटाफट से पूरा हो गया, निकाल स्टेट्स ऑफ मैटर। कितना क्यूटली कर रहा है ये, नहीं? जरा आप चेक करो, ये बोला निकाल स्टेट्स ऑफ मैटर, उल्लू के पट्टे निकाल स्टेट्स ऑफ मैटर अपने मुंह से। तो फाइनली स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा खत्म हो गया। ये वैल्यूज आप लोग याद रखना, 8/3 वैल्यू होती है, वो गलत लिखा हुआ था। जेड की वैल्यू क्रिटिकल टाइम पे 8/3 होती है। यहां पर हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, थैंक गॉड। बट आप लोग बड़े पेशेंटली बैठे रहे, ये बड़ी बात है ना? तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा खत्म हो गया। चैप्टर वाकई में बहुत बड़े बड़े हैं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक ही शॉट में खत्म कर रहा हूं, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर को भी पूरे करने में हमें 2.5 घंटा लग गया।